हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गुड़ ना दे गुड़ की, यहाँ पे डैश है, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। ठीक है, इस लोकोक्ति को हमको पूर्ण करना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए है लड़ाई तो करे, ऑप्शन बी है सी बात तो करे, और ऑप्शन सी है राज तो करे, और ऑप्शन डी है रोज तो करे। तो गुड़ ना दे गुड़ की, यहाँ पे हमको उचित विकल्प क्या है भरना है कि कौन सा इसमें इस लोकोक्ति को पूर्ण करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गुड़ ना दे गुड़ सी, सॉरी, गुड़ ना दे गुड़ की, ठीक है, गुड़ की सी बात तो करें। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा गुड़, गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे, यहाँ पे भरा जाएगा। तो ये क्या होगा, लोकोक्ति पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित विकल्प में से सही शब्द चुनिए। ठीक है, सही शब्द बताना है कि इसमें से सही कौन सा है जी। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसमें पुनर्जागरण जो लिखा हुआ है वो शुद्ध कैसे लिखा जाता है, पुनर्जागरण को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, सही शब्द कौन सा है इसमें। तो पुनर्जागरण को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, तो पुनर्जागरण को पुनर्जागरण ऐसे क्या होता है, इस तरह से पुनर्जागरण लिखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार कहलाता है। तो पहला है ऑप्शन ए है अलंकार, ऑप्शन बी है अर्थालंकार, ऑप्शन सी है शब्दालंकार, और ऑप्शन डी है उभय अलंकार। तो जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ होगा कौन सा, तो वहाँ होगा अर्थालंकार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। ठीक है, स्तुति शब्द का हमको विलोम शब्द बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है शुभ, ऑप्शन बी है प्रशंसा, ऑप्शन सी है निंदा, और ऑप्शन डी है अशुभ। तो स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका विपरीतार्थक शब्द होगा निंदा। स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है, निंदा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है प्रविशेषण, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है प्रविशेष्य, और ऑप्शन डी है विशेष्य। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, गोष्ठी का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है कलेवर, ऑप्शन बी है काया, ऑप्शन सी है कोष, और ऑप्शन डी है सभा। तो गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पे क्या है, सभा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। ठीक है, वस्तु का बहुवचन बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन है वस्तुएं, ऑप्शन बी है वास्तुओं, ऑप्शन सी है वस्तुओं, और ऑप्शन डी है वस्तुओं। तो वस्तु का बहुवचन क्या होगा, तो वस्तु का बहुवचन होता है वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। ठीक है, उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है उत्कर्ष, ऑप्शन बी है अनिष्ट, ऑप्शन सी है पतन, और ऑप्शन डी है चेतना। तो उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है, उत्थान मतलब उठना, यानी इसका विपरीतार्थक शब्द होगा पतन। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी सही होगा। अगला है जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा बताना है। तो ऑप्शन ए अनियुक्ति, ऑप्शन बी है दृष्टांत, और ऑप्शन सी है संगति, और ऑप्शन डी है अतिशोक्ति। तो जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ होगा अनियुक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर
ए सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। ठीक है, हमको यहाँ पे भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो इस ग्रंथ को इतिहास की, यहाँ पे खाली स्थान है, से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पन्ने, ऑप्शन बी है तुलना, ऑप्शन सी है दृष्टि और ऑप्शन डी है और। तो यहाँ पे कौन सा उचित विकल्प भरा जाएगा। तो इस ग्रंथ को, ठीक है, इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। किससे? दृष्टि से। दृष्टि से तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है। ठीक है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग हमको बताना है कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन ए है भाग्यवान, ऑप्शन सी बी है भगवती, ऑप्शन सी है भागिनी और ऑप्शन डी है भाग्यवती। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग होता है भगवती। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कितनी कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी है व्यास सम्मान, ऑप्शन सी है सरस्वती सम्मान और ऑप्शन डी है देव पुरस्कार। तो कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है। ठीक है, घोंसला का बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन ए है पोसले, ऑप्शन बी है घोंसले, ऑप्शन सी है घोंसले। ये दोनों सेम हो गया है। ठीक है, यहाँ घोंसले है। ठीक है, और ऑप्शन डी है घोंसला। तो घोंसला शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो घोंसला शब्द का बहुवचन होता है, क्या है, घोंसले। यहाँ पे घ होगा, पोसले नहीं होगा, यहाँ पे घोंसले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है। ठीक है, हमको बताना है कि इस वाक्य में जो ज़्यादा शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्या है। तो ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है संज्ञा और ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें ज़्यादा शब्द क्या है। तो इसमें ज़्यादा शब्द क्या है, इसमें ज़्यादा शब्द क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ठीक है, सही वाक्य हमको बताना है कि इसमें कौन वाक्य सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए है हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, ऑप्शन बी हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए और ऑप्शन डी हम परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए और ऑप्शन डी है हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। तो इसमें सही वाक्य क्या होगा। तो इसमें सही वाक्य होगा कि हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, कौन सा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। ठीक है, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रयुक्त वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द बताना है कि इसमें त्रुटिवाचक शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए आत्मवादी, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है दार्शनिक और ऑप्शन डी है प्रत्ययवादी। तो इसमें त्रुटिपूर्ण वाचक कौन सा है। तो इसमें त्रुटिपूर्ण वाचक है दार्शनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला निम्नलिखित निम्न विकल्प में से सही वाक्य पहचानिए। ठीक है, सही वाक्य बताना है कि इसमें सही वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए पद्मावत के रचयिता तुलसी हैं, ऑप्शन बी है पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, ऑप्शन सी है पद्मावत के रचयिता कबीर हैं और ऑप्शन डी है पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं। तो इसमें सही वाक्य कौन सा होगा। तो इसमें सही वाक्य होगा कि पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। ठीक है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है बताना है। तो ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन बी है बद्रीनाथ भट्ट, ऑप्शन सी है रामेश्वर शुक्ल और ऑप्शन डी है हरिवंश राय। तो अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। तो अंचल किसका है। तो ये रामेश्वर शुक्ल का क्या है, उपनाम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। ठीक है, क्या है
कि एक यहाँ पे डैश खाली स्थान है, मोतियों से, फिर यहाँ पे खाली स्थान है। तो हमको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए है जाल जड़ा, ऑप्शन बी है घड़ा खड़ा, और ऑप्शन डी है थाल जड़ा। और यहाँ पे ऑप्शन डी छूट गया है, हम इसको लिख देते हैं। ऑप्शन डी है यहाँ पे बूंद जड़ा। एक एक थाल मोतियों से जड़ा, ठीक है, क्या है, एक थाल मोतियों से जड़ा। यहाँ पे थाल भरा जाएगा, थाल मोतियों से जड़ा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है कि इस है निर्देश 21 से 23 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमारा 21 नंबर है कि पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है। ठीक है, पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? तो ऑप्शन ए कला का, ऑप्शन बी है उद्योग का, ऑप्शन सी है रोजगार का। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी लग रहा है दूसरे पेज पे चला गया है, हम इसको लिख देते हैं। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हम यहाँ पे लिख देते हैं शिल्प का। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। यहाँ पे क्या दिया है कि पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आ गया है वो ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में, सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है। ठीक है, हमको बताना है कि पर्यटन शब्द गद्यांश में कितनी बार प्रयोग में लाया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक पर्यटन, यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे और खोजते हैं कि और पर्यटन का प्रयोग कितनी बार किया गया है। यहाँ पे 2 बार, 2 बार, यहाँ पे एक 3 बार, 3 बार, और ये एक 4 बार, 4 बार, और एक ये 5 बार। ठीक है, तो पर्यटन शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो 5 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दिए गए विकल्प में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है। ठीक है, लघु शब्द का समानार्थी शब्द बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बड़ा, ऑप्शन बी है दीर्घ, ऑप्शन सी है विशाल, और ऑप्शन डी है छोटा। तो लघु मतलब क्या होता है? लघु का समानार्थी होगा, लघु मतलब छोटा होता है, तो इसका समानार्थी क्या होगा? छोटा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से कौन सा है। ठीक है, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्प में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए घमंडी, ऑप्शन बी है शातिर, ऑप्शन सी अनुभवी, और ऑप्शन डी है आकाशी। तो पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा अनुभवी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी है अज्ञे, और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किन को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है सुमित्रानंद पंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। ठीक है, को यहाँ पे भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबल, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबल पुरस्कार मिलने के, यहाँ पे खाली स्थान में है, में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित, यहाँ पे भी खाली स्थान है, हुई। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है समाचार उत्तेजना, ऑप्शन बी है खुशी प्रेम, ऑप्शन सी है भाषा रचना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी लग रहा है दूसरे पेज पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है संबंध प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। तो क्या भरा जाएगा? चलिए इसको पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में, ठीक है, मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित
प्रतिक्रिया हुई, यहाँ पे प्रतिक्रिया भरा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है दिए गए विकल्प में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, केहरी शब्द का समानार्थी शब्द बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है हरिण, ऑप्शन बी है कपि, ऑप्शन सी है मतंग और ऑप्शन डी है केसरी। तो केहरी शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो केहरी शब्द का समानार्थी होगा केसरी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। ठीक है, इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से यहाँ पे खाली स्थान है पड़ी। तो कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है उमड़, ऑप्शन बी है भय भनक, ऑप्शन सी है गरज और ऑप्शन डी है गुमराह। तो देखते हैं कि क्या भरा जाएगा। तो इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से क्या हुई? और जोर से उमड़ पड़ी। क्या है यहाँ पे? उमड़ पड़ी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सी कृति है जो कवि सूरदास जी की नहीं है। तो ऑप्शन ए सुर सागर, ऑप्शन बी है सुंदर विलास, ऑप्शन सी है साहित्य लहरी और ऑप्शन डी है सुर सरावली। तो सूरदास जी की कौन इसमें क्या है? कृति नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि ये सुंदर विलास है, ये सूरदास जी की कीर्ति नहीं है। ठीक है, बाकी सुर सागर साहित्य लहरी और सुर सरावली ये क्या है? सूरदास जी की कीर्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है थोथा, यहाँ पे खाली स्थान है। बाजे, यहाँ पे भी खाली स्थान है। लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण करें। ठीक है, इस लोकोक्ति को हमको पूर्ण करना है कि क्या भरा जाएगा। तो क्या है कि थोथा क्या भरा जाता है? ये पूरी लोकोक्ति हम पढ़ेंगे तो क्या होगा कि थोथा चना बाजे घना, यहाँ पे क्या होगा? चना भरा जाएगा और यहाँ पे घना। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है हुई? ठीक है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है वो बताना है। तो ऑप्शन है संभाव्य भविष्यकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भविष्यकाल, ऑप्शन सी है सामान्य भविष्यकाल और ऑप्शन डी है भविष्यकाल। तो कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें संभाव्य भविष्यकाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ऑप्शन ए है राजी सेठ, ऑप्शन बी है शिवानी, ऑप्शन सी है कृष्णा सोबती और ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। तो निष्कवच उपन्यास उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो ये है राजी सेठ की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? ठीक है, हमको बताना है कि किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए रचयिता, ऑप्शन बी है रचनाओं, ऑप्शन सी है रचाना और ऑप्शन डी है रचना। तो आपको बताना है कि किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। तो किसका बहुवचन रचनाएं होता है? तो रचना का बहुवचन क्या होगा? रचनाएं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, अरण्य शब्द का समानार्थी हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है सदन, ऑप्शन बी है वारण, ऑप्शन सी है कानन और ऑप्शन डी है पावक। तो अरण्य शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो अरण्य शब्द का समानार्थी होता है कानन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है अपभ्रंश और ऑप्शन डी है वैदिक संस्कृत। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है? तो ये है वैदिक संस्कृत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। ठीक है, हमको क्या है रिक्त स्थान पे भरना है। तो चलिए पढ़ते हैं। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, यहाँ पे खाली स्थान है। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य, फिर यहाँ पे भी खाली स्थान है, होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ भी ऑप्शन एक छूट गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। हम लिख देते हैं लेकिन और कंपन।
तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए परंतु घोषित, ऑप्शन बी किंतु समाप्त, और ऑप्शन सी और अघोष, और ऑप्शन डी लेकिन कंपन। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या भरा जाएगा। तो गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। ठीक है, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि एक बार कलम उठा लेने के बाद काव्य क्या है, काव्य समाप्त होने तक के वे बीच में नहीं रुकेंगे, समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है अगला है अगला है जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता बताना है कि कौन रचयिता है। तो ऑप्शन ए संजीव, ऑप्शन बी है राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी है नरेंद्र कोहली, और ऑप्शन डी है भीष्म साहनी। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? तो वो है संजीव, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है गर्व करना विकल्प में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? ठीक है, गर्व करना विकल्प में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए ऐठ कर चलना, ऑप्शन बी है दिन काटना, ऑप्शन सी है ओले पड़ना, और ऑप्शन डी है डींग हाँकना। तो गर्व करना, ठीक है, किस मुहावरे का अर्थ है? तो गर्व करना ऐठ कर चलना मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है महिला आंचल के रचनाकार कौन है? ठीक है, महिला आंचल के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है फणीश्वर नाथ, ऑप्शन सी है सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन सी है गोपाल सिंह नेपाली। तो महिला आंचल के रचनाकार कौन है? तो महिला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्प में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित क्या है? यहाँ पे प्रजा है जो, ठीक है, वो उसका हमको बहुवचन बताना है। तो ऑप्शन ए प्रजा लोग, ऑप्शन बी है प्रजाजन, ऑप्शन सी प्रजा वर्ग, और ऑप्शन डी है प्रजा। तो प्रजा का बहुवचन क्या होगा? तो प्रजा का बहुवचन होता है प्रजाजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए आधा आधा खाना, ऑप्शन बी तीतर और बटेर मिलाकर खाना, और ऑप्शन डी दो चीज़ों का मिश्रण, और ऑप्शन डी बेमेल चीज़ों का मिश्रण। तो आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा बेमेल चीज़ों का मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है मधुशाला के रचनाकार कौन है? ठीक है, मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है यमक, ऑप्शन बी है अनुप्रास, ऑप्शन सी है छेका अनुप्रास, और ऑप्शन डी है रूपक। तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि यहाँ पे जो क्षण लिखा हुआ है इसमें इसका वचन क्या है। ठीक है, ये एक वचन में है या बहुवचन में है? तो ऑप्शन ए है बहुवचन, ऑप्शन बी है सदैव एक वचन, ऑप्शन सी है सदैव बहुवचन, और ऑप्शन डी है एक वचन। तो क्षण क्या है? क्षण में कौन सा क्या वचन है? कौन सा वचन है हमको बताना है। तो क्या होगा? क्षण में क्षण एक क्या है? एक वचन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। तो ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी है पूर्ण भूतकाल, और ऑप्शन डी है पूर्ण वर्तमान काल। तो सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में कौन सा काल होगा? तो इसमें सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें, वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कहाँ पे क्या है त्रुटि है और उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है दुर्गम, ऑप्शन बी है दुर्गर, ऑप्शन सी है दुर्धम, और ऑप्शन डी है दुर्गम। तो क्या है कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें, यहाँ इसमें कहाँ पे त्रुटि है?
तो यहाँ पे ये दुर्गम नहीं होगा, ये दुर्गम होगा। क्या होगा? दुर्गम। दुर्गम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, हमको रिक्त स्थान इसमें यहाँ पे बताना है क्या भरा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं अध्यक्ष, यहाँ पे खाली स्थान है, अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने, यहाँ पे भी खाली स्थान है, निवेदन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए को पर, ऑप्शन बी है के है, तो ऑप्शन सी है को का, और ऑप्शन डी है की के लिए। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने, ठीक है, पुनर्विचार करने का निर्देश करता हूँ। ठीक है, का निर्देश करता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, काठ होना मुहावरे का अर्थ बताएं। ठीक है, काठ होना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए स्तब्ध होना, ऑप्शन बी सचेत होना, ऑप्शन सी है निश्चेष्ट होना, और ऑप्शन डी है मूर्ख होना। तो काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो काठ होना मुहावरे का अर्थ होगा स्तब्ध होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए विरह गीत, ऑप्शन बी है निरंतर निवेदन, ऑप्शन सी है निरर्थक, और ऑप्शन डी है बेसुरा गायक। तो अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा निरंतर निवेदन, अरण्य रोदन का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्प में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्प में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, ऑप्शन बी है पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना, ऑप्शन सी है राई इकट्ठी करना, और ऑप्शन डी बहुत सारी बातें करना। तो राई का पहाड़ बनाना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो राई का पहाड़ बनाना, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कौन सा? छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।